सावरकर पर वाद विवाद, इस बहस में कुछ नहीं मिलने वाला। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती होती है। महात्मा गांधी जी का नाम आएगा तो गॉडसे का नाम भी स्वाभाविक रूप से आएगा, और गॉडसे का नाम आएगा तो विनायक दामोदर सावरकर का नाम भी साथ में आ जाएगा, और ये हर साल का सिलसिला है। इस बार कुछ खास बात हुई। 16 सितंबर को DIR और सीमा शुल्क ने एक संयुक्त अभियान के तहत मुंद्रा पोर्ट पर रेड की और वहां से 30 क्विंटल चरस बरामद की। खास बात यह है कि इस पोर्ट के स्वामी शीर्ष उद्योगपति अडानी हैं। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाना चाहा, परंतु राजनीतिक पार्टियां बहुत ज़्यादा इस मामले में सीरियस नहीं थी। कुछ एक्टिविस्टों ने जरूर अपने सोशल मीडिया पर इसको चलाया, कुछ राजनीतिक दलों ने एक खाना पूर्ति के लिए इसको चलाया, क्योंकि राजनीति की दिशा बदल गई है। अब राजनीति, परंपरागत जो राजनीति होती थी, जिसे कहते हैं सिद्धांत की राजनीति, मुद्दों की राजनीति, उससे हटके फार्मूला राजनीति शुरू हो गई है। ये फार्मूला राजनीति क्या है? फार्मूला राजनीति है धन, जाति, वोट काटना, वोट कटवाना, ये सब बातें जो चलती हैं फार्मूले के हिसाब से, उसकी राजनीति है। और पॉलिटिकल लोगों को, खासतौर से युवा को क्या हो गया है कि राजनीति का अर्थ अपने स्वयं का विकास, तो ये उनका उद्देश्य होता चला जा रहा है। इसलिए परंपरागत राजनीति हिंदुस्तान से अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो ये सब तो टिकड़मबाजी का काम है, उस पर ज़्यादा ध्यान गया तो बहुत ज़्यादा शोर तो नहीं हुआ। फिर भी कुछ एक्टिविस्टों ने 30 क्विंटल चरस को, जो अडानी के पोर्ट पर पकड़ा गया था, और सोशल मीडिया में मुद्दा बनाया। अब 2 तारीख के बाद 3 तारीख को अप्रत्याशित कुछ ऐसे कार्य हो गए। शाहरुख खान का बेटा एक ऐसे पार्टी में पकड़ा गया जहां पर बताते हैं चरस का सेवन हो रहा था। और 3 तारीख को ही, 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर के दिन ही इंटरनेशनल मीडिया ने पेंडोरा कांड के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया। पेंडोरा कांड जानते हैं आप सभी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया कुछ जांच कर रहा है, कुछ स्कैंडलों को उधेड़ने की कोशिश कर रहा था। उसमें खास बात यह देखी जा रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसा नहीं भारत के, कि लोग अपना कालाधन कहाँ छिपाते हैं, किस तरीके से छिपाते हैं। तो इंडिया में इंडियन एक्सप्रेस उस दल में शामिल था। 3 तारीख को वो सब रिपोर्ट आई, 4 तारीख को वो छपी। 2 तारीख को ही एक और समाचार पत्रों में आ जाता है, जिसमें गांधी और सावरकर को लेकर एक टिप्पणी हो जाती है, और तमाम एक्टिविस्ट जो हैं वो सावरकर पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है ये सब हो सकता है प्रायोजित हो या अकस्मात हो, इंसिडेंटल हो, परंतु जो चीज़ सामने आती है निकल कर, वो ऐसी आती है कि सावरकर के ऊपर जो 2 बड़ी खबरें थी, जो सावरकर और शाहरुख खान के बेटे की खबर आई और सावरकर की खबर आई, इसमें पेंडोरा की और 300 किलो चरस की खबरें दबकर रह गई। मीडिया पे थोड़ी बहुत, जैसा मैंने बताया, उठी थी, परंतु बहुत ज़्यादा उसके मायने नहीं हो पाए। तो जो नया एंगल आया था एक भाजपा की तरफ से सावरकर और गांधी जी को लेकर, तो उस एंगल को लेकर वाद विवाद ज़्यादा तेज हो गया था। मेरा मानना यह है कि जो मुंद्रा पोर्ट पे हुआ और सावरकर के बारे में जो जिक्र हो रहा है, ये दोनों ही इशू बोर्ड में बदलाव लाने में सक्षम नहीं है। अब गांधी हो, भगत सिंह हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, जितने भी महान नेता हैं, उन महान नेताओं पर जिन जिन लोगों की आस्था है, उनकी अपना एक मंडली, एक इनर रिंग, एक अस्तित्व या एक ऐसा एक दायरा बनता चला जा रहा है कि वो अपने दायरे में सिमटे हुए हैं।
और ना तो उनके दायरे में कोई एंटर कर पा रहा है, ना वो दायरे से बाहर निकल के आ रहे हैं। यानी मतलब सीधा सा कि गांधी जी के बारे में कोई दुष्प्रचार हो तो ऐसा नहीं कि गांधी जी का जो समर्थक है, गांधी जी को जो पसंद करता है, गांधी जी का प्रशंसक है, वो गांधी जी का साथ छोड़कर दूसरे कैंप में चले जाएगा, ऐसी कोई नहीं है। और इसका लेश मार्त भी वोट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। ये लोग अपना अपना जो तबला बजा रहे हैं, इनकी अपने ही सुन रहे हैं इस तबले को और अपनी ही गूंज उसकी हो रही है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनका आस्था मंडल जो बना हुआ है, हर एक का अपना आस्था मंडल है, उस आस्था मंडल के अनुरूप प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए भी है कि अगर हम 70 के दशक तक देखें तो राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देती थीं। अब कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण नहीं देती। इस बात को मैं बार बार पहले भी कह चुका हूं कि प्रशिक्षण देने में सबसे बड़ा नाम था समाजवादी पार्टी का। लगातार प्रशिक्षण होते थे, सालों साल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में लग जाते थे। दूसरा आरएसएस अपना जनसंघ के लिए करता था, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी प्रशिक्षण दिया करते थे कार्यकर्ताओं को। तो वो पूरा मार्क्सवाद समझाते थे और मार्क्सवाद के समर्थन में, उसके विरोध में जो तर्क होते थे उनको समझाए जाते थे। अगर आज के सिनेरियो में अगर आप देखें तो एक बैरिस्टर साहब हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, परंतु सब जानते हैं कि उनका बोलने का भी प्रभाव इसलिए ख़त्म हो गया बिहार के चुनाव के बाद में कि लोगों को लगा कि ये केवल वोट कटवाने के लिए माहौल बना रहे हैं, इसलिए वो बोलने का प्रभाव भी अब नहीं बन पा रहा उनका। अब मैं जो बात करता हूँ वो राजनीतिक दलों के लिए भटकाव है। यानी मैं अगर मुद्दे की बात करूँगा, सिद्धांत की बात करूँगा, तो राजनीतिक दल उसे क्या समझेंगे कि राजनीति से भटकी हुई बातें हैं। मैं क्या बात करूँगा? मैं बात करूँगा महंगाई की, मैं बात करूँगा बेरोजगारी की, मैं बात करूँगा किसान की, मैं बात करूँगा बकाया पेमेंट की, किसान के मूल्य की, महंगाई, तमाम जिन वस्तुओं पर महंगाई है वो किस कीमत पे उपभोक्ता को मिलना चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए और एजुकेशन एकदम इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हो। और एजुकेशन कौन सी? एजुकेशन में एक नहीं कि हम पढ़ते चले जा रहे हैं तो सालों साल वही चीज़ पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। एजुकेशन का मतलब कि बदलते हुए परिवेश में समाज के जो रेशे हैं जिनको आज तक छुआ नहीं गया है, उन अनछुए रेशों के बारे में, उन रिश्तों के बारे में अनुसंधान, वही एजुकेशन का आगे के जाके उसका मतलब सिद्ध होता है। तो ये सब बातें हैं, तो जब हम कहते हैं ये राजनीतिक बातें हैं, इन बातों को करोगे तभी हमें जनता समर्थन देगी। परंतु लोग कहते हैं फार्मूला के चुनाव है। मैंने बताया फार्मूला कि हम तिकड़म लगा के वोट काट के वोट करके जैसा बताया सब कुछ होता है। तो ये दोनों प्रोग्राम एक्चुअल राजनीति और आज की तारीख की जो संघीय राजनीति नई आई है, उस राजनीति का एक बहुत बड़ी विडंबना ये हो गई है कि हम मुद्दों से विमुक्त हो गए हैं। अगर राजनीतिक दलों से कहा जाए महंगाई के बारे में तो कहेंगे हम तो पेट्रोल और डीजल के दामों का विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने से बात नहीं बनती। बात बनती है जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था और गांधी नेतृत्व कर रहे थे, तो गांधी ने एक बात रखी थी कि हमारी आज़ादी की लड़ाई महज अंग्रेजों को हटाकर हिंदुस्तानियों के हाथ में सत्ता देना नहीं है। आज़ादी के बाद जो हमारा पंचायत राज का जो हमारा एक कल्पना है, सिस्टम है, जो गांधी ने 1909 में स्वराज किताब में लिख के भी दिया था और बार बार उसको अपने समाचार पत्रों में उसको एक्सप्लेन भी करते जा रहे थे। उनका मेरा तो मुख्य मुद्दा स्वतंत्रता का है कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो हम इस व्यवस्था को देश में लागू करेंगे। तो उसी बात को दोहराते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा महंगाई का विरोध कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। नहीं, ये तो पहले भी 2014 में भी हुआ कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, अब की बार महंगाई कम करने के लिए सरकार बनाओ। परंतु यहाँ एडवांस राजनीति क्या कहती है, एडवांस पॉलिटिक्स क्या कहती है कि हम राजनीति जो कर रहे हैं तो हम महंगाई की बात करेंगे तो महंगाई कैसे हटेंगी इसका एक ब्लूप्रिंट भी हम देंगे और हम बताएंगे। मान लो पेट्रोल डीजल के दामों की हमने विरोध करा, किसी दल ने विरोध करा, तो वो दल ये भी बताएगा कि जब वो सरकार में आ जाएगा तो पेट्रोल डीजल के दाम किस तरह नियंत्रित करेगा।
कहाँ तक नियंत्रित करेगा, क्योंकि तभी सफलता है। आपने कह दिया हम करेंगे और फिर करके नहीं करोगे तो कौन पकड़ लेगा, जैसा कि आजकल हो रहा है। तो उसमें एक प्रमाणिकता आना बहुत जरूरी है। अब लोग कहेंगे कि साहब ये तो स्टेट के चुनाव हो रहे हैं, राज्य के चुनाव हो रहे हैं, राज्य के चुनावों में ये मुद्दा तो केंद्र का है, डीजल पेट्रोल और गैस का। ठीक है, माना, तो राज्य के चुनाव हो रहे हैं, तो आप बताइए कि प्रदेश के अंदर डीजल पेट्रोल के ऊपर आपकी सरकार बनती है तो आप घोषणा कर दीजिए कि टैक्स आधा कर देंगे। हिंदुस्तान की कोई सरकार घोषणा करने को तैयार नहीं। जो ताकत में है वो भी, और जो चुनाव लड़के ताकत में आना चाहते हैं वो भी। ये तो सभी कहेंगे महंगाई है हम दूर करेंगे, परंतु कैसे दूर करेंगे ये नहीं बताते। हम कहते हैं कि महंगाई कैसे दूर करोगे। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। 1993 का चुनाव था, मुलायम सिंह ने कहा कि ये 3 कानून मैं शपथ लेते खत्म करूंगा, मैं बिना सबूत के गिरफ्तारी बंद करूंगा। उन्होंने घोषणा की, 4 दिसंबर को शपथ ली। शपथ लेते ही पहला आदेश उन्होंने जारी किया, ये 3/7 को उत्तर प्रदेश में हम निरस्त करते हैं। अपना वायदा पूरा किया। उन्होंने विधिवत एक प्रोग्राम बना के दिया था। उस समय उन्होंने वायदा किया था कि 3/7 के फर्जी मुकदमे नहीं होंगे, बिना सबूत के नहीं होंगे। उनका वायदा उन्होंने अपना पूरा कर दिया। तो कुछ इस तरीके की बात है। उसके बाद में वो बातें धीरे धीरे अब लुप्त हो रही हैं। इस तरीके का जो मैंने उदाहरण दिया है, इस तरीके का कमिटमेंट राजनीतिक दलों की तरफ से आना चाहिए। जब राजनीतिक दल कमिटमेंट करके चुनाव लड़ेंगे तो जनता भी गंभीरता से लेगी। फ्री का मामला मैं पहले भी कह चुका हूँ, फ्री के ऊपर एक वीडियो बना के आपको दूंगा। आजकल फ्री का मौसम चल रहा है, हर चीज़ फ्री। हम सरकार में आएंगे तो फ्री कर देंगे। हम अगर राजनीतिक दलों का बस चले तो व्यक्ति को निठल्ला बना के घर बैठा दे। मैं कहता हूँ फ्री नहीं, मूल्यों पर इतना नियंत्रण हो। बिजली फ्री नहीं, परंतु बिजली 2.5 रुपये यूनिट मिले। वो एक ब्लूप्रिंट जो जनता के सामने आना चाहिए, वो एक विश्वास का ब्लूप्रिंट होगा। उस पर जनता जम के काम करेगी। मैं वही बात दोहरा रहा हूँ फिर जो आरंभ में थी कि उन बातों पे अब भारत में कुछ नहीं होना कि जो 75 साल 74 साल पहले आज़ादी के जो लोग लड़ रहे थे, जो लोग अब गुजर चुके हैं, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी समाप्त हो चुकी है। अब हमें ये सोचना है कि आगे का भारत कैसा हो। आगे के भारत में राजनीतिक दलों को इन पुरानी बातों को, पुरानी लड़ाइयों को छोड़कर इस भारत को आगे कैसे बनाना है, इसके बारे में बातचीत हो। और फिर वही बात सामने आएगी कि अगर उनका वायदा सच्चा है तो वो घोषणा करें कि हम प्रत्येक वस्तु लागत के 1.5 गुने में उपभोक्ता को उपलब्ध कराएंगे। आगे मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।